यार सच सच बताना, इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज सुन के तुम ज्यादा थक गए हो? लैंडलॉर्ड की चिक जब रेंट लेट होता है, कि रिश्तेदारों के ताने के बेटे ने कनाडा में घर लिया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो मर्जी रीजन हो, टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई बैठा है आज, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे तुम कनाडा में अपना पहला घर ले सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो पैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी है। लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी 20% डाउन चाहिए मिनिमम, कनाडा की पीआर होनी चाहिए, $1 मिलियन होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, फिर ही घर मिलेगा। ये बातें सच नहीं है। 5% डाउन से भी गाड़ी चल जाती है। क्रेडिट स्कोर अगर थोड़ा अच्छा ना भी होए फिर भी ओके है। अगर तुम पीआर नहीं हो, बीच में गारंटर डाल लेते हो, तभी तुम्हें घर मिल जाता है। गवर्नमेंट हेल्प करती है तुम्हें एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर। सो बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए और मुझे नहीं जानते, माय नेम इज एकबीर एंड आई एम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन कनाडा। करंटली आई ओन 14 रेंटल प्रॉपर्टीज। तो जो एडवाइस दूंगा अच्छी दूंगा और अपने एक्सपीरियंस से दूंगा। अब 8 स्टेप्स में बताता हूँ कि तुम अपना पहला घर कैसे ले सकते हो कनाडा में। स्टेप नंबर 1 इज द माइंडसेट। तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम अ रेंटर टू अ होम ओनर। अभी तुम रेंट पे रह रहे हो, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा यूटिलिटीज का है जो तुम जेब से देते हो, प्लस रेंट ऑब्वियसली। अब तुम अगर होम ओनरशिप में आ रहे हो, तुम्हें एक तो मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा, यूटिलिटीज का सारा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो बहुत से खर्चे हैं जो हम आगे बात करेंगे। बट अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि ये खर्चे तुम्हारे पास आने लगे हैं। अगर तुम्हारा एक फिक्स 1500-2000 रेंट होता था, अब दैट वोंट बी द केस। तुम्हारा ऑब्वियसली थोड़ा खर्चा ज़्यादा होएगा, मेंटेनेंस भी होएगी। कल को अगर फर्नेस उड़ गई, हॉट वाटर टैंक उड़ गया और कोई इशू आ गया, तो तुम्हारे पास इतना का बफर होना चाहिए डाउन पेमेंट के अलावा कि तुम वो चीज़ें आराम से फिक्स करा सको। सो पहला है माइंडसेट। चलो जी, स्टेप 1 क्लियर हो गया। तुमने पक्का मन बना लिया कि तुमने घर लेना है, तुम वो खर्चों के लिए तैयार हो। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। तुमने अपने या बैंक के पास या कोई मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना है। उसने क्या करना है, तुम्हें इवेल्युएट करके तुम्हें बताना है कि तुम कितने का घर अफोर्ड कर सकते हो। उसको कहते हैं प्री अप्रूवल ऑफ अ मॉर्गेज। उसका प्रोसेस कैसे काम करता है कि वो तुम्हारे एसेट्स और लायबिलिटीज देखेंगे, तुम्हारी इनकम देखेंगे, उसके बेसिस पे तुम्हें बताएंगे कि तुम कितना घर अफोर्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इनकम कितनी है। यूजुअली द रूल ऑफ थंब इज कि अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल $1,00,000 है, तुम उसका 4 to 5 टाइम्स अफोर्ड कर सकते हो, या यूजुअली उतने की ही मॉर्गेज अप्रूवल हो जाती है आराम से, जो कि इन दिस केस वुड बी $400,000 to $500,000। मतलब अगर किसी की $1,00,000 इनकम है, वो $4 से $5 लाख तक का घर ले सकता है। बाकी डिपेंड करता है उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसके पास कार लोन है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉर्गेज एडवाइजर या बैंक तुम्हारी वो एसेट एंड लाइबिलिटीज इवेल्युएट करेगा। उस बेसिस पे तुम्हें एक प्री अप्रूवल लेटर देगा कि हाँ भाई, तुम $5 लाख के घर के लिए अप्रूव्ड हो। तुम 5% अफोर्ड कर, मतलब 5% तुम्हारी सेविंग्स के हिसाब से डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हो। और तुम्हें वो लेटर स्टेप 3 रियल्टर के पास लेके जाने। अब कई लोग क्या करते हैं, सीधा स्टेप 3 पे चले जाते हैं। पहले घर देखते हैं, पसंद आता है, उसके बाद मॉर्गेज अप्रूवल करवाते हैं। ये भी ठीक है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 5 लाख के लिए अफोर्ड कर पाते हो, अगर आप 8 लाख का घर देख लेते हो, तो उसमें आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम आएगी। और यूजुअली जो आजकल अपने रियल्टर्स हैं, वो सबसे पहले पूछते ही हैं कि आपके पास प्री अप्रूवल लेटर है कि नहीं। सो आई वुड रेकमेंड पर्सनली कि स्टेप 2 पहले करो। अपना देखो बजट कितना है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके हिसाब से ही आप घर देखो। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि तुम्हें कितने की अप्रूवल मिलेगी, 4 की, 5 की या 6 की, कि तुम्हारी डाउन पेमेंट कितनी होगी। अब ऑब्वियसली तुम अगर पहली बार घर बाय कर रहे हो, तुम रेकमेंडेड तो यही होता है कि 20% डाउन पेमेंट दो कि तुम्हें CMHC ना देनी पड़े। अब ऑब्वियसली तुम सोच रहे होगे CMHC क्या है, अब वो भी बताता हूँ अभी। अब CMHC क्या होता है, कैनेडियन हाउसिंग मॉर्गेज कॉर्पोरेशन, जो कि एक तरह की इंश्योरेंस होती है जो बैंक्स को प्रोटेक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 20% से कम डाउन पेमेंट दे रहे हो, तो वो बैंक के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। तो अगर बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हो पेमेंट्स देने में, तो वो जो CMHC कॉर्पोरेशन है वो पैसे देती है बैंक्स को, ताकि बैंक सिक्योर रहे। और नहीं, ये फ्री नहीं होती है,
अब ये बताता हूँ कि इसकी फीस कितनी होती है या कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख का घर ले रहे हो, 5% डाउन पेमेंट दे रहे हो जो कि 25,000 बनती है, आपकी 475,000 की मॉर्गेज होएगी, जिसके ऊपर आपकी CMHC फीस लगेगी जो कि 4% होगी। इन दिस केस दैट विल बी $19,000 जो कि आपकी मॉर्गेज के ऊपर लगेगी और आपको उसको मंथली देना पड़ेगा जितनी भी आपकी मॉर्गेज का। चलो जी, अब आपको CMHC का पता लग गया है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में जाने से पहले एक चीज़ बताऊं, आप अब 50% और स्मार्टर हो गए हो जस्ट बिकॉज CMHC ये चीज़ों का ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता। तो अब आपको पता लग गया, इज वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। स्टेप 3, अब आपकी प्री अप्रूवल आ चुकी हुई है, आपकी डाउन पेमेंट डिसाइड हो चुकी हुई है। अब आपने वो प्री अप्रूवल लेटर क्या करना है, आपने रियल्टर के पास लेके जानी है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग रियल्टर के पास पहले ही चले जाते हैं, घर डिसाइड कराते हैं, चूज कराते हैं, उसके बाद मॉर्गेज अप्लाई करते हैं। ये भी स्टेप ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 7-8 लाख का घर देखा हो और आपकी अप्रूवल ही 5 लाख की हो तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और आजकल कई रियल्टर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर रियल्टर्स क्या करते हैं कि वो आपकी प्री अप्रूवल लेटर देखते हैं, उसके हिसाब से ही आपको घर दिखाते हैं, नहीं तो आपको वो एंटरटेन भी नहीं करते। तो मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल यही रहेगी कि फॉलो द स्टेप 2, गेट योर प्री अप्रूवल एंड देन मूव ऑन टू स्टेप 3 जो कि रियल्टर को मिलो और घर देखना शुरू करो। अब आपके बजट के हिसाब से रियल्टर आपको घर दिखाना शुरू करेगा। अगर आपको 2, 3, 4 बेडरूम चाहिए या कॉन्डो चाहिए, वो चीज़ें आपको दिखाएगा, आप देखोगे और आप अगर आपको फॉर एग्जांपल घर पसंद आ गया तो आप उसमें ऑफर डालोगे। अब ऑफर डालने से पहले ऑब्वियसली आपके रियल्टर को भी पता होएगा कि आपने कंडीशंस ज़रूर डालनी है ऑफर्स में। अब कंडीशंस क्या होती है कि जब भी आप कोई घर बाय करते हो उससे एक आपका पोजेशन डेट होता है कि आपको घर की चाबियाँ कब चाहिए, और एक होती है कंडीशंस कि घर बाय करने से पहले मैंने इसको इंस्पेक्ट करवाना है या फिर मुझे हफ्ता चाहिए इसकी मॉर्गेज की अप्रूवल के लिए। सो आई हाईली रेकमेंड कि आप कंडीशन ज़रूर डालो, मोस्टली इंस्पेक्शन भी डालो कि एक बार घर की इंस्पेक्शन ज़रूर करवा लो। अगर तो ब्रांड न्यू घर भी है तभी इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नेवर नो कि घर कैसा बिल्ट हुआ है, बिल्डर ने कैसा बनाया। सो आई हाईली रेकमेंड कि आप एक इंस्पेक्शन घर की ज़रूर करवाओ, उससे आपको पता लग जाएगा कि घर अच्छा है या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स है। उस बेसिस पे आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि वेदर यू शुड गो विद दिस हाउस और नॉट। ऑलराइट, नाउ लेट्स अज्यूम कि आपको घर पसंद आ जाता है और आपके रियल्टर ने ऑफर टू परचेज लिख दिया, कंडीशंस डाल दी और उसको साइन करके सेलर को भेज दिया और सेलर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट होता है उसके विद इन 24 आवर्स आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। लेट्स अज्यूम 5 से 10 हज़ार, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने कंफर्टेबल हो देने में और आपकी क्या एक्सेप्टेंस हुई है सेलर से। ये जो आपने डिपॉजिट दिया है ये रिफंडेबल होता है ओनली इफ योर कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड और यू वांट टू बैक आउट ऑफ द हाउस विद इन दैट कंडीशन टाइम। आपने कंडीशन डाली है इंस्पेक्शन की और आपको विद इन दैट 1 वीक टाइम फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल आपको डील में कुछ और लगता है, आपको सस्ता घर मिल जाता है, अब उस हफ्ते में बैकआउट कर सकते हो ताकि आपका डिपॉजिट आपको वापस आ जाए। वंस द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, उसके बाद जो आपने डिपॉजिट दिया वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है अनलेस एग्रीड विद द सेलर। और यूजुअली केसेस में यही होता है कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल हो गया एंड नाउ यू हैव टू प्रोसीड टू बाय दैट हाउस। अगर आप नहीं क्लोज करते विद इन दैट टाइम फ्रेम, या आप एक्सटेंशन ले सकते हो, या अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो तो आपका डिपॉजिट तो गया और सेलर आपको सू भी कर सकता है। अब इतना आपको पता लग गया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 4। सब कुछ ओके है, घर आपको पसंद आ गया, सेलर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, डिपॉजिट आपने दे दिया है, आपकी कंडीशंस इंस्पेक्शन की सेटिस्फाई हो गई है। अब क्या करना है? चलो जी, अब आपने 2 चीज़ों के बारे में सर्च करना है। पहली, होम इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है कनाडा में और आपको ये चीज़ चाहिए है बिफोर क्लोजिंग। तो होम इंश्योरेंस के बारे में सर्च करो, डिफरेंट कोट्स लो और गेट दैट होम इंश्योरेंस दैट विल सेव यू फ्रॉम फायर, थेफ्ट, वैंडलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मिस ना करना। और सेकंड चीज़ जो कि आपको बैंक कहेगा कि आप मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लो, उसको आपने डिक्लाइन करना है और आपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है।
आई एम अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर दैट। सो कमेंट्स कर दो या फिर मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर मुझे कॉल कर लो अगर आपको उसके लिए कोई एडवाइस चाहिए तो। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर फ्री। और लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट भी स्किप ना करना, क्योंकि हर लेंडर को एक इंश्योरेंस चाहिए होती है कि इन केस समथिंग हैपेंस टू द इंडिविजुअल हु इज बाइंग अ हाउस। सो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, सो डोंट फॉरगेट दिस वन एज वेल। चलो जी, अब आपने मिलना है लॉयर को। एक और खर्चा तैयार रखो। यूजुअली लॉयर और क्लोजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, अब आपने 5% डाउन पेमेंट दे दिया, CMHC फीस भी दे दी, इंस्पेक्शन के पैसे भी दे दिए, अब आपको लॉयर की फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस। बट यूजुअली रूल ऑफ थंब इज क्लोजिंग कॉस्ट होती है अराउंड 2 से 3%। अब मैनिटोबा में क्या है, 2% तो लैंड ट्रांसफ़र की फ़ीस ही होती है और अराउंड 1% होती है बाकी जैसे लॉयर की फ़ीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब 0.5 to 1%। पर आप लेके चलो कि आपका 3% क्लोजिंग का खर्चा। लैंड ट्रांसफ़र है, ये हर प्रोविंस की थोड़ी डिफरेंट होती है। मैनिटोबा में अराउंड 2% है, ओंटारियो की डिफरेंट है, BC की डिफरेंट है, अल्बर्टा की तो बहुत कम है। सो ये सारी फ़ीस प्लस लॉयर फीस आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी देने के लिए। यूजुअली पोजेशन से हफ्ते से 1.5 हफ्ते पहले आप लॉयर के साथ मिलते हो, उसको डाउन पेमेंट प्लस ये जो फीस वगैरह है वो आपको क्लोजिंग कॉस्ट बताता है, उसका आप ड्राफ्ट बनाते हो और आप लॉयर के पास लेके जाते हो। उधर आप पेपर वर्क्स वगैरह साइन कर देते हो और जिस दिन आपका पोजेशन है आपको चाबियां मिल जाती हैं। अब स्टेप 5 आपका डन है, आपने लॉयर के साथ मीटिंग डन कर ली, पेपर वर्क साइन कर लिए, स्टेप 6 भी कर लिया कि आपने उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट का चेक बना के दे दिया। अब स्टेप 7 आपको चाबियां मिल गई। चलो जी, बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द होम ओनर नाउ एंड नाउ लेट्स सेलिब्रेट द हाउस। खुशी से इंजॉय करो, घर पाठ पूट रखवाओ, हवन रखवाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, इनवाइट करो, फर्नीचर लो। स्टेप 7 इंजॉय, कि आपका घर हो गया। स्टेप 7 जो कि इंजॉय करते करते एक स्टेप 8 का ध्यान जरूर रख लेना, अपने यूटिलिटी मीटर्स की फोटो जरूर खींच लेना, जो कि अपना वाटर मीटर, हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रिकल मीटर, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम ना आए। ये स्टेप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पिछले ओनर का पानी का बिल ड्यू होता है और वो आपको बिल भेज देते हैं। इफ़ यू हैव द पिक्चर यू कैन एक्चुअली टॉक टू देम एंड फाइट दैट बैक। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है कि मुझे पिछले ओनर का बिल आ गया था और मुझे $400-500 उन्होंने डाल दिया था। लकीली मैंने फ़ोटोज़ खींची हुई थी तो मैं उनको दिखा पाया, लॉयर्स के साथ बात कर पाया और वो चीज़ मेरी वेव हो गई। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आफ्टर द सेलिब्रेशन, ठीक है जी। अब जो 8 स्टेप्स की मैंने बात की थी वो तो आपके डन हो गया। कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ होम ओनर नाउ। अब बोनस स्टेप बताता हूँ जो कि मैंने पर्सनली किया था एंड इट हैज़ डन वंडर्स फॉर मी। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सिंगल फैमिली हाउस, जो कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल डू, कि वो एक सिंगल फैमिली बंगलो देखते हैं या कॉन्डो देखते हैं, गो फॉर अ ड्यूप्लेक्स और अ ट्राईप्लेक्स। वो क्या होता है, ड्यूप्लेक्स होता है कि एक ही घर में 2 यूनिट्स होते हैं डिफरेंट, जिसकी 2 एंट्रेंसेस होती हैं, 2 किचन्स होती हैं, सेपरेट बाथरूम, सेपरेट रूम, मतलब 2 अलग घर होते हैं इन वन हाउस। उससे क्या होएगा कि अगर आपका जितने का भी घर है, एक यूनिट आप रेंट पे चढ़ा सकते हो और एक यूनिट पे आप खुद रह सकते हो, उससे आपकी 70 to 80% मॉर्गेज कवर हो जाती है। सो बेसिकली आप 20 to 30% मॉर्गेज पे कर रहे हो और आप उस घर में रह रहे हो। घर भी आपका है, आपके टेनेंट्स आपकी मॉर्गेज पे करी जा रहे हैं और आप वो घर में एंजॉय कर रहे हो। अब ऑब्वियसली ये चीज़ हर बंदे के लिए काम नहीं करेगी, पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप पहला घर रह रहे हो, गो फॉर अ मल्टी फैमिली यूनिट, ड्यूप्लेक्स और ट्राईप्लेक्स, जस्ट बिकॉज आप उसको रेंट पे चढ़ा के खुद आप फ्री में या फिर बहुत कम पैसे दे के रह सकते हो और आपकी एक्विटी आपके टेनेंट्स बिल्ड करते हैं। That's how I personally got started into real estate as well. बाकी आपकी मर्जी है, कि आपको स्टेप्स तो पता लग ही गए हैं। अब आराम से जाके घर लो, बिड्स डालो, डाउन पेमेंट इकट्ठी करो और कॉन्फिडेंटली घर लेके आओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि घर लेने लगे हैं या फिर इन प्रोसेस हैं घर बाय करने के लिए। बाकी मिलते हैं जी अगली वीडियो पे।